हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात कर रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। एंटी हाइपरटेंसिव में सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर जो है, अगर इसकी यूज की बात करें तो बहुत सारे डिजीज में, जैसे हार्ट के कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी की अगर बात करें, कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी की बात करें, खास करके बीटा ब्लॉकर की, तो ये हाइपरटेंशन में भी इसका यूज है। किसमें? हाइपरटेंशन में। फिर एंजाइना में भी इसका यूज है, एंजाइना में भी इसका यूज है, अरिथमिया में भी इसका यूज है, कुछ हद तक कंजेस्टिव हार्ट फेलर में, लेकिन कंजेस्टिव हार्ट फेलर के क्रोनिक में भी इसका यूज है। ठीक है, क्रोनिक में इसका यूज है। इसके बाद मतलब अदर देन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेटा और भी इसका यूज है, जो मतलब बीटा एक्शन के बाद और दूसरे एक्शन से, मतलब सेलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर्स के अगेंस्ट, जैसे बीटा 2 रिसेप्टर पे भी जो इसका एक्शन होगा उसके थ्रू भी हम मतलब एक्शन को लेंगे। मतलब कार्डियक इंडिकेशन और नॉन कार्डियक इंडिकेशन भी है बीटा ब्लॉकर्स का। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि बीटा ब्लॉकर्स में दो इंडिकेशंस है। एक तो कार्डियक इंडिकेशंस है जो हार्ट के सारे कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी को इफेक्ट करेगा, और दूसरा जो होगा वो नॉन कार्डियक जो है वो इंडिकेशंस है। तो कार्डियक इंडिकेशंस में ये हो गया। अब देख लेते हैं कार्डियक इंडिकेशंस में ये हो गया तो इसका इंपॉर्टेंट कैसे कैसे है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो वंस अगेन फिर एक बार कंक्लूजन आपको मैं बता दूं क्या है, क्या आज आपको डील कर रहा हूं मैं। आज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बीटा ब्लॉकर ड्रग्स के बारे में बता रहा हूं। बीटा ब्लॉकर बहुत वाइड रेंज में यूज होने वाला ड्रग्स है। ठीक है, तो बहुत वाइड रेंज में यूज होने वाला ड्रग है। मतलब इसका मतलब कार्डियक इंडिकेशंस भी है और नॉन कार्डियक इंडिकेशंस भी है। तो सबसे पहले इसका कार्डियक इंडिकेशंस हम देख लेते हैं, फिर नॉन कार्डियक इंडिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इसका मेजर अगर हम बात करें 5 से 6 प्रॉपर्टी है, और इस 5 से 6 प्रॉपर्टी के बाद एडवर्स इफेक्ट है, फिर इसका यूज है, कंट्राइंडिकेशन है, इंटरेक्शंस है, ये सारी बातें आपको हम बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पे। जैसे सबसे पहला इसकी जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है इसकी हम बात करें तो बीटा ब्लॉकर में देखेंगे कि बीटा ब्लॉकर में ये दो तरीके का है। एक तो नॉन सेलेक्टिव है और दूसरा है सेलेक्टिव। एक है सेलेक्टिव और दूसरा है नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव। अब देखिए बीटा में अगर हम बात करें तो एक बीटा 1 रिसेप्टर है और एक बीटा 2 रिसेप्टर है। तो बीटा 1 रिसेप्टर जो है ये किडनी में पाया जाता है, यहीं से देख लेते हैं, ये किडनी में पाया जाता है। किडनी में मतलब रेनिन से रिलेटेड है इसका, और दूसरा ये हार्ट में पाया जाता है। और बीटा 2 रिसेप्टर की बात करें तो ये लंग में पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं कि अगर बीटा एडिनर्जिक की बात करेंगे तो बीटा के जितने रिसेप्टर हैं सबकी बात करेंगे। वो ड्रग बीटा के सारे रिसेप्टर पे मतलब थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, अगर सेलेक्टिव है तो सेलेक्टेड बीटा रिसेप्टर को इफेक्ट करेगा, और नॉन सेलेक्टिव है तो वो और थोड़े थोड़े मतलब बहुत ही माइन्यूटली जो है सब में इफेक्ट करेगा। इसे लंग में पाया जाता है, फिर ये लीवर में भी पाया जाता है। इसमें लीवर में और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, तो ये हो गया कि बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, और देखिए एक और है बीटा 3 रिसेप्टर जो एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है। तो इसमें ज्यादा इफेक्ट इसका नहीं आता। ज्यादातर हम लोग बीटा 1 रिसेप्टर की बात करेंगे और बीटा 2 रिसेप्टर की बात करेंगे। बीटा 1 किडनी में रेनिन के लिए है और ये हार्ट में, ये यहाँ पे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी में पाया जाता है, और हार्ट में ऐसे नोट के साथ हम यहाँ पे बात करते हैं। तो कोई भी ऐसा ड्रग्स जो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर है, अगर वो नॉन सेलेक्टिवली काम कर रहा है तो उसका अगर नॉन सेलेक्टिवली काम कर रहा है तो नॉन सेलेक्टिवली अगर एक्शन कर रहा है तो मतलब वो सेलेक्टेड एक्शन भी थोड़ा सा देगा, और नॉन सेलेक्टेड मतलब वो सेलेक्टेड देगा, और नॉन सेलेक्टेड मतलब वो सेलेक्टेड भी देगा और नॉन सेलेक्टेड भी देगा, दोनों भी देगा। ठीक है ना, वो नॉन सेलेक्टिवली भी आएगा। मतलब दे आर हैविंग सम सेलेक्टिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एंड दे हैविंग आल्सो ए नॉन सेलेक्टिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। अब इसमें देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले सेलेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो सेलेक्टिव की बात करेंगे यहाँ पे पहला बीटा ब्लॉकर की प्रॉपर्टी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो ये नॉर एडिनेलिन को एंटागोनाइज करता है, और ये टर्मिनल से, जहां से रिलीज होता है नॉर एडिनेलिन, वहां से इसको कम करता है, टर्मिनल से इसको कम करता है। ठीक है, पहला एक्शन। दूसरा एक्शन इसका ये है, पहला ये ए मार दे, पहला का ए, पहले का बी, ये रेनिन के रिलीज को कम करता है, रेनिन के
रिलीज को कम करता है। अगर रेनिन का रिलीज कम करेगा तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में क्या है, फिर एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 3, और इसके थ्रू फिर क्या होगा, ये फिर यहाँ पे एल्डोस्टेरोन की बात करेंगे, और यहाँ पे फिर हम वैसोकंस्ट्रिक्शन की बात करेंगे, और ये दोनों अगर हम जोड़ेंगे तो क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है, ये बीपी को बढ़ाता है। और ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तब जब रेनिन, एक प्रोसेस स्टार्ट तब होती है कि जब बीपी आपका डाउन है, या तो हाइपोनेट्रेमिया वाला स्टेज है, हाइपोनेट्रेमिया वाला स्टेज है, अगर आपका बीपी डाउन है तो उस समय वो काउंटर बैलेंस करने के लिए, होमोस्टेसिस बैलेंस को पाने के लिए तुरंत जो है किडनी से वहां पे रेनिन हार्मोन निकल जाता है, और रेनिन तुरंत एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, अब वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में हम उसको बताएंगे। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम से अफेक्ट करके वो क्या करेगा कि बीपी को डाउन कर देगा। कैसे? पहला इफेक्ट तो आपने देख लिया कि अगर नॉरएड्रेनालिन अगर टर्मिनल से रिलीज नहीं होगा तो फिर जाकर रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा, जब रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तो उसके चलते जो भी फोर्स ऑफ कंट्रक्शन या हार्ट रेट, ऐसे नोड से जाकर को बाइंड करेगा तो फोर्स ऑफ कंट्रक्शन भी बढ़ रहा है, हार्ट रेट भी बढ़ेगा। ज्यादातर केसेस में हार्ट रेट बढ़ता है, हार्ट रेट जब बढ़ेगा तो उसके चलते फिर क्या होगा कि बीपी भी उसके चलते बढ़ेगा। दूसरा इसका इफेक्ट है कि रेनिन के रिलीज को कम करता है, रेनिन के रिलीज को कम करता है। कौन? खास करके ये बीटा ब्लॉकर में। तो रेनिन के रिलीज में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो जैसे प्रोपेनोलाल की बात करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल में आप याद कर लीजिएगा, प्रोपेनोलाल रेनिन के रिलीज को कम करता है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना कम करता है, तो जो हाइपरटेंशन का पेशेंट जिसमें रेनिन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा वो उसको उतना ही मिनिमाइज करेगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जिसके में कम होगा उसको कम करेगा। मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसको स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरटेंशन आ रहा है, या जिसकी बीपी लगातार फ्लक्चुएट हो रही है, तो उस केसेस में अगर हम जल्दी अगर हाइपरटेंशन में अगर उसको डायग्नोज करें तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसकी बीपी फ्लक्चुएट हो रही है, लगातार उसकी बीपी फ्लक्चुएट हो रही है। तो बीपी लगातार फ्लक्चुएट हो रही है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कभी भी आप दे दें और फिर बढ़ रहा है, कभी भी एक बार ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो पेशेंट लगातार उस ड्रग को लगातार लेता रहेगा। तो आपको उसको सेफ गार्ड को देखते हुए ऐसे ड्रग को डिसाइड करना है कि मतलब अगर बीपी डाउन भी हो रहा है तो भी उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट न रहे। तो इस केसेस में हाइपरटेंशन के लिए अलग अलग हाइपरटेंशन के लिए अलग अलग ड्रग हम यूज करते हैं। अगर यहाँ पे स्ट्रेस इंड्यूस है, अगर लगातार बहुत कम टाइम के लिए एंजाइटी के चलते या फोबिया के चलते उसको अगर बीपी बढ़ रहा है, या कोई इस तरीके की उसके साथ कहानी हो गई है, वो ऐसा फोबिया हो गया है, उस केसेस में हम बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर को ही फर्स्ट लाइन में प्रिस्क्राइब करते हैं। और बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर में हम यहाँ पे प्रोपेनोलाल को करते हैं। हालांकि प्रोपेनोलाल को यहाँ पे प्रिस्क्राइब करने का एक मेन कारण ये, आप ध्यान से देखिएगा, सुनिए, मेन कारण यह है कि एंजाइटी में भी हम प्रोपेनोलाल को यूज करते हैं, एंजाइटी में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो पिंडोलाल है, क्वेश्चन ये है कि रेनिन के रिलीज को कम करता है कौन? बीटा ब्लॉकर में कौन? प्रोपेनोलाल। लेकिन पिंडोलाल के साथ ऐसा नहीं होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि सारे बीटा ब्लॉकर नहीं, मतलब प्रोपेनोलाल कुछ और भी बीटा ब्लॉकर इसके साथ रहेंगे, लेकिन आपको दो याद करा दे रहा हूं कि प्रोपेनोलाल रेनिन के रिलीज को कम करता है, जिससे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम रुक जाएगा और फिर फाइनली हाइपरटेंशन कम हो जाएगा, या पैनिक स्टेज में होगा या फोबिया स्टेज में होगा तो कम हो जाएगा। लेकिन ये पिंडोलाल में नहीं होता है। पिंडोलाल इज आल्सो एग्जांपल ऑफ बीटा ब्लॉकर, बट दे हैविंग नॉट ए सेम सिमिलर प्रॉपर्टी टू द प्रोपेनोलाल। तो ये आप ध्यान देंगे, एक्सेप्शनल। दूसरा, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी में जो बीटा ब्लॉकर है, दूसरी प्रॉपर्टी इसका है कि ये इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है। इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी लिख लीजिए, इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक्स देखिए लिखा है, सिंपैथोमाइमेटिक्स लिखा है, मतलब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो भी प्रॉपर्टी होगा, जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होगा, उसको वो मिमिक करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा? इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक्स। इसका दूसरा नाम देखिए, ये क्वेश्चन कई बार जो है पीजी में पूछता है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो फार्मेसी हो, किसी में बहुत बार पूछता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। व्हाट इज इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी? व्हाट इज इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी? मैक्सिमम लड़के कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसका एक नया सिनोनिम्स ही आपको दे देता हूं। इसको हम लोग दूसरे वर्ड बोल देते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। ये देखिए, पार्शियल एगोनिस्ट। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, इसका एग्जांपल है पिंडोलाल, और एक एग्जांपल है एसीटोलाल, और दूसरा है सेलिप्रोलाल।
सेलिप्रोलाल, पिंडोलाल एसीब्यूटॉल लिख लीजिएगा और सेलिप्रोलाल लिख लीजिएगा। जो ड्रग बीटा ब्लॉकर में इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी को शो करता है। इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी क्या होता है? इसका दूसरा नाम है क्या? पार्शियल एगोनिस्ट। इसका दूसरा नाम है पार्शियल एगोनिस्ट। देख लेते हैं क्या है। सपोज करिए कि 10 रिसेप्टर्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 रिसेप्टर्स है। ध्यान से देखिए, सब लोग ध्यान से देखें इसको। ये मान लीजिए हमने ऐसे बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 रिसेप्टर्स है। अब ये 10 रिसेप्टर का जैसे एड्रेनालिन से जब ये बाइंड हो रहा है, जब ये एड्रेनालिन से बाइंड हो रहा है, तो सपोज करिए कि एक बार ये एड्रेनालिन से बाइंड होने के बाद ये 10 या हार्ट रेट को 10 टाइम जो है बढ़ा रहा है। मतलब इसका हार्ट रेट, इसकी एक्टिविटी एड्रेनालिन से अगर बाइंड हो रही है तो इससे हार्ट रेट में 10 का इफेक्ट आ रहा है। मतलब हार्ट रेट 10 टाइम जो है ये बढ़ रहा है। मतलब 10 टाइम ना करिए, 10 बीट बढ़ रहा है, हार्ट रेट 10 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? हार्ट रेट 10 हो जा रहा है। तो अगर ये एड्रेनालिन, और एड्रेनालिन से भी अच्छा अगर हम बोले कि एड्रेनालिन है, ये नार एड्रेनालिन है, या इसको हम डोपामिन बोले, ये तीनों को बाइंड कर रहा है। अब इन तीनों को जोड़ करके हम बोल सकते हैं कैटाकोलामाइन। क्या बोलते हैं? कैटाकोलामाइंस। तो अगर ये बाइंड करेगा 10 रिसेप्टर पे, ये बाइंड करेगा, ये सब सारे रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये सारे रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो एक रिसेप्टर से इसका 10 हार्ट रेट का इफेक्ट अगर आ रहा है, अगर तो फिर 10 से बाइंड करेगा तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि जो इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी है, ये पार्शियल एगोनिस्ट की तरह से काम करता है। अब देखिए, और पार्शियल एगोनिस्ट, अब यहां पे सोचने वाली बात है कि ड्रग एंटागोनिस्ट है, ड्रग एंटागोनिस्ट है, लेकिन जो इसकी एक्टिविटी है ये एगोनिस्ट की तरह से काम कर रहा है। और फिर ध्यान से कूल माइंड से आप समझिए कि ड्रग जो है बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी है यहां पे इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। तो इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी का मतलब इसमें थोड़ा सा एगोनिस्ट की भी प्रॉपर्टी है। यह है एंटागोनिस्ट, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी है एगोनिस्ट की। उसी को मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे, इसीलिए इसको पार्शियल एगोनिस्ट बोलते हैं। बहुत आप इसके लिए वो ना होइए, बहुत नया वर्ड नहीं है, इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। हाउ टू प्रूव that antagonist, मतलब the drug that produce the intrinsic sympathomimetic activity, they having some agonist property, but the drug is antagonistic in nature, beta adrenergic blocker। तो देखिए, तो यहाँ पे 10 रिसेप्टर था, 10 को मिला करके यहाँ पे हार्ट रेट कितना गया? 100 गया। अब देखिए, ये जो ड्रग होता है कौन? ये जो ड्रग है पिंडोलाल लिखे हैं, एसीबिटोलाल लिखे हैं और सेलिप्रोलाल लिखे हैं। 3 ड्रग हमने लिखा है। इन तीनों ड्रगों में मतलब जो आईसीए की प्रॉपर्टी रखती हैं, इसकी जो मैक्सिमम जो रिसेप्टर से बाइंड करने की प्रॉपर्टी होती है, ये होती है 10 to 20%। कितना होती है? 10 to 20%। मान लीजिए 20% है, हमें आपके लिए बोल दे रहा हूं, मतलब इसकी जो बाइंडिंग करने की बात होती है, जो सेंसिटिविटी की बात होती है, देखिए मैक्सिमम पॉपुलेशन में 10 to 20% ही होती है। तो मतलब इसको हम कर सकते हैं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल इनवेरिएबिलिटी इसमें है। इंडिविजुअल इनवेरिएबिलिटी मतलब सेम ड्रग सेम रिस्पांस को वो अलग अलग पॉपुलेशन में अलग अलग जो है वो फॉलो कर रहा है, अलग अलग इफेक्ट दे रहा है, लेकिन मैक्सिमम में 10 to 20% ही देता है। कुछ ऐसे होंगे जो बीटा ब्लॉकर सेंसिटिव होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है वो कॉमन रूप से 10 to 20% ही इसको रिस्पांस करते हैं। मतलब जाएगा तो 10 to 20% से ये बाइंड करेगा। तो हम बात कर लेंगे अभी कि जो ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होगा उसके लिए क्या करेंगे। तो मैं मतलब कि 10 रिसीप्टर है, एक का 10 है और 10 रिसीप्टर है, 10 रिसीप्टर टोटल नंबर रिसीप्टर है 10, ठीक है, और एक से हार्ट रेट बढ़ रहा है 10, तो टोटल आपका कितना आ गया? 100। टोटल आ गया 100। लेकिन जो बाइंड करने की प्रॉपर्टी है ये 20 है, तो अगर 20 है तो कितने से बाइंड करेगा? अगर 20 है तो अगर बात करें तो 2 ही से बाइंड करेगा, 2 ही से बाइंड करेगा। और 10 में आया तो अगर 20% अगर बाइंड कर रहा है तो कितने में बाइंड करेगा? 2 ही में बाइंड करेगा। तो 2 में बाइंड करेगा तो जो 10 बीट ये जा रहा था ये माइनस में चला जाएगा। ये कितने में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। तो क्या हुआ? ये -20 हो जाएगा। लेकिन अभी भी क्या है? अभी भी ये वाला ये जो 8 रिसीप्टर्स है, ये 8 रिसीप्टर से जो आपका रिस्पांस आएगा 10 इंटू कितना जाएगा? 8 = 80। मतलब ये ड्रग बाइंड करने के बाद भी अभी भी ये हार्ट रेट को 80 कर रहा है।
ठीक समझ लेते हैं। इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे मेडिकल की स्टूडेंट है, फार्मेसी की स्टूडेंट है, ध्यान से समझिए। इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटी है कि बीटा ब्लॉकर देने के बाद वो एगोनिस्ट की प्रॉपर्टी को शो करता है, एगोनिस्ट की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। देखिए कैसे हो रहा है। एक्चुअली 10 to 20% बाइंड करता है। अगर 20% रिसेप्टर से बाइंड करे तो अगर 10 रिसेप्टर है, 10 रिसेप्टर से 2 से बाइंड करेगा तो 2 से बाइंड करेगा तो चलिए ठीक है, ये 2 से अगर बाइंड कर रहा है तो ये 20 निगलेक्ट हो जाएगा। जो इससे इफेक्ट आ रहा था 10 का, ये 20 को निगलेक्ट कर देगा, तो 20 को निगलेक्ट कर देगा, लेकिन अभी भी 8 को तो चलाएगा। तो बाइंड तो किया, 20 का इफेक्ट को माइनस किया, लेकिन 8 इफेक्ट तो अभी भी 8 रिसेप्टर में अभी फंक्शन हो रहा है। मतलब स्टिल दे आर बाइंडिंग, स्टिल दे आर वर्किंग, अभी भी आपका जो फंक्शन है वो चल रहा है। तो इस तरीके की एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। इसी को हम लोग अब बोल सकते हैं और आप समझ सकते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। क्या बोलेंगे? पार्शियल एगोनिस्ट। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर हैविंग बाय नेम they having a property, a beta adrenergic property. They show the beta adrenergic property, but they having some agonistic property because most of the beta adrenergic blocker are commonly bind with the receptor from 10 to range of 10 to 20%. 10 to 20%. So if they are bind to 20%, so they are only and only oppose the 20% of response to the whole receptor. So there is an example of 10 receptor, so they oppose only 10, they oppose only 2 receptor, so they only oppose the 20 heart rate only opposed by the 20. Further 8 are also working, so the 80 is the response. Means till they are binding with the receptor with the beta adrenergic property, they are also show the heart rate 80. तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। तीसरा देखिए, तीसरा है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी। तीसरा है इसकी प्रॉपर्टी बीटा ब्लॉकर की मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी में ये है कि इसमें जैसे आप एंटी एरिथमिक ड्रग्स पढ़ेंगे तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स में भी dV/dt को मार्क लिटिल इस तरीके से आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप एक और पढ़ेंगे बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर का एंटी एरिथमिक में एक अलग से आप ड्रग पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि ये सोडियम चैनल ब्लॉकर मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी में सोडियम चैनल ब्लॉकर की प्रॉपर्टी आता है। तो कुछ जो बीटा ब्लॉकर्स हैं इसमें भी आप एग्जांपल लिखना चाहते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी में, तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। पहला है प्रोपेनोलाल, इसका पहला एग्जांपल है प्रोपेनोलाल। दूसरा है मेट्रोपोलाल और तीसरा देख लीजिए लेवेटोलाल और एसीब्यूटोल। प्रोपेनोलाल, मेट्रोपोलाल, लेविटोलाल और एसीब्यूटोलाल ये कौन से ड्रग हैं? ये बीटा ब्लॉकर की एक प्रॉपर्टी तो यह हो गई कि बीटा ब्लॉकर में बीटा 1 और बीटा 2 रेनिन और जो इसका हाइपरटेंशन वाला इफेक्ट है वो ये सारा आपने जान लिया। दूसरा था इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी जिसको आपने पार्शियल एगोनिस्ट बोला था। तीसरा है कि मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी इसके में होता है। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है? ये सोडियम चैनल को थोड़ा सा ब्लॉक करता है, सोडियम चैनल को थोड़ा सा ब्लॉक करेगा। अगर सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा तो बाय रूल आप जान रहे हैं सोडियम चैनल ब्लॉक करने वाला कौन सा ड्रग होता है? लोकल एनेस्थेटिक होता है। कौन सा होता है? लोकल एनेस्थेटिक। यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है लोकल एनेस्थेटिक का एक्शन ये देगा, मतलब ये जो बीटा ब्लॉकर्स होंगे वो लोकल एनेस्थेटिक की प्रॉपर्टी शो करेंगे। कौन? प्रोपेनोलाल, मेट्रोपोलाल, लेविटोलाल और एसीब्यूटाल। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ध्यान देने वाली कि यहाँ पे क्या करना है। मतलब कुछ ऐसे भी बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग के साथ साथ वो ग्लूकोमा में यूज होते हैं, ठीक है, आई में यूज होते हैं। हालांकि ग्लूकोमा के बीटा ब्लॉकर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो क्या है? टीमोलाल, आप याद रख लीजिए टीमोलाल। ये आकुलर यूज होता है, इसका आई में यूज होता है बीटा ब्लॉकर में ग्लूकोमा के लिए। मतलब इसको हम बोल सकते हैं ये हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आकुलर हाइपरटेंशन अगर किसी को हुआ उसी को ग्लूकोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकुलर। और इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर यहाँ पे इंट्रा आकुलर प्रेशर यहाँ पे बढ़ा है तो आकुलर अगर हाइपरटेंशन है तो यहाँ पर हम इसको टीमोलाल को बीटा ब्लॉकर को देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी है तो एक आपके लिए बहुत खतरा का सूचक है, एक बहुत डेंजरस इफेक्ट होने जा रहा है। देखिए देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका आई है, इस आई में अगर हम बात करें आई में तो ये आपका कार्निया है, ये है आपका कार्निया। ये क्या है? आपका कार्निया है। तो कार्निया में ये एवेस्कुलर होता है। क्या होता है? एवेस्कुलर होता है। तो एवेस्कुलर होता है मतलब इसमें जो भी अगर हम ड्रग देंगे
तो मैक्सिमम जब ड्रग देते हैं यहाँ पे बीटा ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर हम लगातार अगर हम किसी आदमी को दे रहे हैं तो मैक्सिमम ड्रग में क्या है, वो वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है। बीटा ब्लॉकर जो एड्रेनालिन है वो वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है। क्या करता है? वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है। लेकिन ब्लॉक करने के बाद वो एसए नोड के थ्रू काम करेगा या मान लीजिए बीटा 2 के थ्रू काम करेगा। बीटा 2 के थ्रू बेसोडाइलेशन का काम करता है कौन? अगर मतलब एड्रेनालिन बाइंड करेगा तो वो बीटा 2 के थ्रू बेसोडाइलेशन का काम करेगा। अभी आप आगे एक और एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको ब्लॉक कर देंगे तो, अगर ब्लॉक करेंगे तो बेसोडाइलेशन हो रहा है, क्या हो जाएगा? वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। इस केसेस में अगर ये जो कार्निया है तो कार्निया में कोई अलग से ब्लड सप्लाई पाई नहीं जाती है, ये एवेस्कुलर लेयर होता है, एवेस्कुलर लेयर होता है। अगर हम लगातार कोई भी ड्रग अगर बीटा ब्लॉकर में चला रहे हैं जिसमें खास करके मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी है कि वो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है, तो इस केसेस में क्या होगा? वो लोकल एनेस्थेटिक की तरह से एक्शन देगा। लोकल एनेस्थेटिक की तरह से एक्शन देगा मतलब क्या होगा कि देखिए, जब कार्निया में कोई भी ब्लड की सप्लाई नहीं होती है तो उसमें ऐसा क्या है कि वो अपने आप को सर्वाइव कराता है। कैसे सर्वाइव कराता है? अब देखिए, इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज्यादा नर्व्स है। नर्व्स का इसमें बहुत सारी सेंसरी नर्व्स इसमें होते हैं, बहुत सारे सेंसरी नर्व्स होते हैं। मतलब ये थोड़े से भी टच रिस्पांस में, थोड़े से भी किसी भी टैक्टिक रिस्पांस पे ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। मतलब इस सबसे ज्यादा मतलब यहाँ पे वेल डिफाइंड यहाँ पे सेंसरी नर्व्स पाए जाते हैं, जो कि एक नाम नोट करना चाहते हैं तो नाम नोट कर लीजिए, आर्बिकुलेरिस। लिखिए आर्बिकुलेरिस आकुलाई, आर्बिकुलेरिस आकुलाई, ये उसको सिंबल देता है। मतलब आपके आंख में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो उसका नर्सिंगमेंट कैसे होगा, उसका न्यूट्रिशनल सप्लाई कैसे मिलेगा? तो न्यूट्रिशनल सप्लाई तो सीधा वो एवेस्कुलर होता है, एक्वस ह्यूमर पे वो डिपेंडेंट करता है। लेकिन वो फिर अपने आप को सर्वाइव कैसे करेगा? तो उसको सर्वाइव करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वही है कि कार्निया में जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और सेंसरी नर्व जब ज्यादा होते हैं तो कोई बाहर से अगर खतरा आता है तो तुरंत वो उसको क्या करता है? कैच कर लेता है, और कैच करने के बाद आर्बिकुलेरिस आकुलाई को दे देता है। आर्बिकुलेरिस आकुलाई को दे देता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू तुरंत उसको रीड कर लेता है, फेशियल नर्व्स के थ्रू। ठीक है, अब आप फेशियल और ट्रिजेमिनल, यहाँ पे फेशियल और ट्रिजेमिनल पढ़ लीजिए, क्रेनियल नर्व्स। अब यहाँ पे हम ऑप्टिक और ऑक्यूलोमोटर की बात नहीं कर रहे हैं, फेशियल और ट्रिजेमिनल की बात कर रहे हैं। ये तुरंत सेंसरी नर्व्स के थ्रू तुरंत इसको पता कर देता है और तुरंत आपका आंख जो है प्रोटेक्शन के लिए तुरंत बंद हो जाता है। लेकिन अगर लगातार आप मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट देंगे तो सोडियम चैनल ब्लॉकर देंगे तो आप जान लें कि वो लोकल एनेस्थेटिक की तरह से काम करेगा। जब लोकल एनेस्थेटिक की तरह से काम करेगा तो वो जो भी सेंसेशन बाहर से कोई भी चीज अगर आ रहा है, जैसे मॉस्किटो आ गया या कोई ग्रिटी पार्टिकल आपके आंख में पड़ गया, तो उसको आपको पता नहीं चलेगा। और इस तरीके से आने वाले समय में लगातार आप यूज कर रहे हैं तो आप परमानेंट ब्लाइंडनेस के शिकार हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या था कि जो बीटा ब्लॉकर है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग की प्रॉपर्टी रखता है। और मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग की प्रॉपर्टी रखने का मतलब ये हुआ कि ये सोडियम चैनल ब्लॉकर की तरह से काम करता है। और सोडियम चैनल ब्लॉकर की तरह से काम करने का मतलब ये है कि ये लोकल एनेस्थेटिक की तरह से काम कर रहा है। लोकल एनेस्थेटिक में वो सोडियम चैनल ब्लॉकर की तरह से काम करता है। अब यहाँ पे विशेष बात ये हो रही है कि जो कार्निया है, कार्निया में कोई वैस्कुलर सप्लाई नहीं होता है, तो कार्निया का जो प्रोटेक्शन होता है उसका सेंसरी सेल्स होता है। अगर सेंसरी सेल्स को भी अगर हम लगातार एंटागोनाइज कर रहे हैं तो सेंसरी सेल्स मतलब सोडियम के चलते डिपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। तो इस केसेस में जो सेंसेशन है ये ब्रेन के पास नहीं जाएगा। तो आपके आंख में अगर मान लीजिए कोई ग्रिटी पार्टिकल पड़ गया या आपके आंख में मॉस्किटो पड़ गया तो आपको पता नहीं चलेगा। इस केसेस में लॉन्ग टर्म में आपको इसको यूज नहीं करना है। ड्रग कौन से? प्रोपेनोलाल है, मेटोकोलाल है, लेविटोलाल है और एसिब्यूटोलाल है। तो इस तरीके के ड्रग्स को आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप समझ लीजिएगा कि ये इसके लिए क्या होता है, ये है कार्नियल रिफ्लेक्सेस। आप पढ़ेंगे कहीं भी तो बता देगा, कहीं भी आप गूगल करेंगे तो आपको बता देगा ये कार्नियल रिफ्लेक्सेस के लिए होता है। कार्नियल रिफ्लेक्सेस अपने नाम से बता रहा है, रिफ्लेक्सेस है, रिफ्लेक्स एक्शन को तुरंत प्रोवाइड कराता है और तुरंत वो अपने प्रोटेक्शन फेज में ले जाता है। लेकिन लगातार सोडियम चैनल ब्लॉकर देने से कार्नियल रिफ्लेक्सेस रुक जाते हैं और वो परमानेंट ब्लाइंडनेस होने के शिकार आप हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट चौथा में देख लीजिए। चौथा है मतलब फोर्थ जो प्रॉपर्टी है बीटा ब्लॉकर की, ये है कि वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल में ये प्रॉपर्टी है कि वाटर सॉल्युबल अगर है या लिपिड सॉल्युबल अगर मतलब बीटा ब्लॉकर है तो उसके साथ हम क्या प्रॉपर्टी को ये शो करता है। तो इसमें आप थोड़ा सा एग्जांपल लिख लीजिए कौन कौन से ड्रग हैं जो वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल की प्रॉपर्टी से
मतलब अफेक्टेड होते हैं। मतलब बीटा ब्लॉकर में कौन से हैं जो वाटर सॉल्युबल है या लिपिड सॉल्युबल है और इससे अफेक्टेड होते हैं। खास करके यहाँ पे वाटर सॉल्युबल की हम बात करेंगे तो देख लेंगे इसमें कौन कौन से ड्रग है, थोड़ा लिख लीजिए। एटिनोलाल, नेंडोलाल, नेडोलाल। एक और इसमें एग्जांपल दो कर लीजिए, नेडोलाल में ये सबसे लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है, सबसे लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है। इसमें क्या एग्जांपल है, सोटालाल, क्या नाम है, सोटालाल। एक और इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, एक अभी पढ़ लेते हैं कि सबसे शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर कौन सा है, इस्मोलाल। ई से लिख लीजिए एक्स्ट्रा, आपको याद करने के लिए एक्स्ट्रा, और एस से लिख लीजिए शार्ट, एक्स्ट्रा शार्ट एक्टिंग इस्मोलाल। मतलब जितने भी बीटा ब्लॉकर हैं तो ये जीपेट के लिए या मेडिकल के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके क्वेश्चन हो गया कि कौन कौन से ड्रग्स है जो लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबिलिटी के चलते इसकी प्रॉपर्टी शो होता है बीटा ब्लॉकर की, तो इसको भी हम पढ़ लें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एटिनोलाल है, नेंडोलाल है, सोटालाल है, एस्मोलाल है। तो एस्मोलाल जो है सबसे शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है और नेंडोलाल सबसे लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं लिपिड सॉल्युबिलिटी। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ग्लोमेरुलाई की, यहाँ पे ग्लोमेरुलाई की अगर हम बात करें, ये ग्लोमेरुलाई है, ये ग्लोमेरुली टफ्ट है। अब यहाँ से देखिए ये देखिए यहाँ से ये आप समझ रहे हैं कि ये डिफरेंस है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से ये टफ्ट होता है, यहाँ से किडनी फिल्टर करती है कोई भी चीज, ठीक है। कोई भी ड्रग्स आएगा जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो तरीके के ड्रग्स की मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक लिपिड सॉल्युबल ड्रग है और एक वाटर सॉल्युबल ड्रग है। कौन सा, एक लिपिड सॉल्युबल LS और एक वाटर सॉल्युबल ड्रग है WS, ठीक है। तो अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है तो जाहिर सी बात है कि ये आएगा और फिल्टर होने के बाद, फिल्टर मान लीजिए यहाँ से आया, यहाँ आने के बाद अभी देखिए यहाँ पे ये ग्लोमेरुलाई है, ये ग्लोमेरुलाई यहाँ से यहाँ तक हम लोग ग्लोमेरुलाई बोलते हैं। अब ये बाहर जाता है तो इसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में क्या होगा, जैसे यहाँ से फिल्टर होकर के आया, ये फिल्टर होकर क्या लिपिड सॉल्युबल है, यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, जाहिर सी बात है, फिर एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद जैसे यहाँ पे आया और आने के बाद फिर दोबारा जो है फिर इसमें आ जाएगा, दोबारा जो है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में आ जाएगा। क्यों आ रहा है कि लिपिड सॉल्युबल का ड्रग है तो इस सॉल्युबिलिटी के चलते, सॉरी लिपिड सॉल्युबल है तो परमेबिलिटी के चलते लिपोइडल मेम्ब्रेन को बहुत इजीली क्रॉस कर जाएगा, लिपोइडल मेम्ब्रेन को बहुत इजीली क्रॉस तो कर जाएगा। लेकिन इसको अब जब एक्शन दे दिया, एक्शन इसका प्रोड्यूस हो गया ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बाद, तो अब क्या है, फिर इसको बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए इसकी वाटर सॉल्युबल होनी चाहिए। देखिए मैक्सिमम ड्रग में आपको पढ़ाया जाता है कि लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, लिपिड सॉल्युबल होगा तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपने बोला ठीक है, अच्छी बात है। देखिए लिपिड सॉल्युबल हो जाएगा, अच्छी बात है, बायोअवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगा, ये भी अच्छी बात है। लेकिन देखिए ड्रग को एक्शन देने के लिए और बायोअवेलेबिलिटी के लिए अब्जॉर्प्शन के लिए लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। लिपिड सॉल्युबल मतलब हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। लेकिन ड्रग को फिर इनेक्टिव होने के लिए, उसका एक्शन फिर समाप्त होने के लिए, इंड होने के लिए क्या होना चाहिए, वाटर सॉल्युबिलिटी भी होना चाहिए। तो ये काम कैसे होता है, ड्रग लिपिड सॉल्युबल होता है और जाने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद फिर ये कहीं ना कहीं से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से या हेपेटिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है और फिर वहां से लीवर इसको फिर हाइड्रोफिलिक में चेंज कर देता है। इसमें चेंज कर देता है हाइड्रोफिलिक में। ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब लिपोफिलिक होता है, और इसको हाइड्रोफिलिक में जब चेंज कर देता है तो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक से फिर क्या करता है, ये जैसे हाइड्रोफिलिक में लिपिड सॉल्युबल ड्रग निकलेगा तो क्या होगा, ये फिर धीरे धीरे ये बाहर निकल जाएगा, यूरिन के थ्रू यहाँ पे ये बाहर निकल जाएगा, यूरिन के थ्रू बाहर। लिपिड सॉल्युबल ड्रग तो जाएगा, फिर लिवर के थ्रू जो है सॉल्युबल होगा, मतलब वाटर सॉल्युबल बनेगा और बाहर निकल जाएगा। वाटर सॉल्युबल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वाटर सॉल्युबल के लिए है कि सीधे ये ड्रग आएगा, आने के बाद एब्जॉर्ब होने की कोई बात नहीं है, हाइड्रोफिलिक, और आपने बोला था ना कि हाइड्रोफिलिक है तो एब्जॉर्ब कम होगा, वो ट्रेसेस में होगा, और जो होगा 99% तो होगा ही नहीं, जो 99% क्या होगा, यहाँ से सीधे एक्शन दे देने के बाद पूरा जो है बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। अब इसमें इतना कहानी बनाने की क्या जरूरत है, अगर कोई आदमी रीनल इंपायरमेंट है, अगर उसको पहले से रीनल इंपायरमेंट है, तो रीनल इंपायरमेंट है तो लीवर का तो कोई काम नहीं है। अगर रीनल इंपायरमेंट है, वाटर सॉल्युबल ड्रग, दो ड्रग है, एक लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, एक वाटर सॉल्युबल ड्रग है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग की बात कर रहे हैं कि हाँ वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर वो लीवर में पहुंचेगा और लीवर में पहुंचने के बाद फिर उसको वाटर सॉल्युबल बनाया जाएगा और फिर वाटर सॉल्युबल से फिर उसी सर्कुलेशन से आएगा और आने के बाद वाटर सॉल्युबल बन गया तो ये बाहर निकल गया। लिपिड सॉल्युबल ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर सॉल्युबल बाय मींस ऑफ बाय मेटाबॉलिज्म रिएक्शन फ्रॉम द लीवर। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है तो लीवर बोलता है तो आप तो खुद वाटर सॉल्युबल है, देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट टू द वाटर सॉल्युबल, हाइड्रोफिलिक, यू ऑलरेडी है, तो लीवर का तो कोई काम वहां पे है ही नहीं। लेकिन अगर
उस पेशेंट को रीनल फेलियर है, अगर रीनल प्रॉब्लम उसको है, तो रीनल प्रॉब्लम अगर उसको है या रीनल उसको फेलियर है, तो क्या होगा, जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है वो वाटर सॉल्युबल ड्रग बाहर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि रीनल प्रॉब्लम उसको है, रीनल प्रॉब्लम है। और साथ में जो लिपिड वाली भी ड्रग है खास करके, तो वो तो कम इफेक्टेड होगी, धीरे धीरे इफेक्टेड होगी, मतलब आएगा, एब्जॉर्ब होगा, फिर एक्टिव बनेगा वाटर सॉल्युबल में, तो धीरे धीरे वो बाहर निकल जाएगा, उसका आशय सही है। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है, जो आया तुरंत वाटर सॉल्युबल है, उसका हाई कंसंट्रेशन वाटर सॉल्युबल यहाँ पे गोल्मोनी ट्रफ से आकर के नेफ्रॉन में आ गया, अगर उसको कोई रीनल प्रॉब्लम है तो क्या होगा, वो वहां से बाहर नहीं निकलेगा, यहीं पे एक्यूमुलेट होगा। जब वहीं पे एक्यूमुलेट होगा तो क्या होगा, ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगा, वो एक्टिव फॉर्म में होगा। अगर बाहर निकल जाता तो इनएक्टिव हो जाता, लेकिन ड्रग इसी में है रीनल फेलियर के चलते, तो एक्टिव फॉर्म में लगातार है, तो एक्यूमुलेट होगा, तो उसके चलते क्या होगा, प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इस केसेस में जो भी वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो रीनल फेलियर को नहीं देंगे। वाटर सॉल्युबल जो ड्रग्स होंगे जैसे एटिनोलाल, निंडोलाल, सोटालाल, इस तरीके की जो ड्रग है, इस्मोलाल को मत लिखिएगा, इस्मोलाल मैं लिखा हूं कि शॉर्ट एक्टिंग है, क्या है ये, बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग है, मैंने निंडोलाल को पढ़ाने के लिए हमने इस्मोलाल को लिखा है, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। मतलब सम वाटर सॉल्युबल ड्रग, वाटर सॉल्युबल बीटा ब्लॉकर आर कंट्राइंडिकेशन इन द रीनल फेलियर पेशेंट, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए आ जाइए। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी है, इसकी अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसमें आइए देखिए, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया, फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी। पहला बीटा ब्लॉकर जो आप पढ़ रहे थे, फिर दूसरा इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी, और ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स की बात कर रहे थे, फिर वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल की बात कर रहे थे। अब आ गया पांचवा में, मतलब ये न्यूअर है, ये न्यूअर है, जो बीटा ब्लॉकर के साथ साथ सम अदर प्रॉपर्टी इसके में शो हो रहा हो, अदर प्रॉपर्टी अगर शो हो रहा हो, जैसे मान लीजिए ये बीटा है, तो बीटा वाले में बीटा ब्लॉकर अगर हम यहाँ पे दे दें, तो बीटा के जो भी एक्शंस होंगे, जो न्यूअर्स होंगे, तो न्यूअर का पहले एग्जांपल लिख लीजिए, सबसे पहले एग्जांपल लिखना जरूरी है, लाबेटोलाल, और दूसरा ड्रग ले लीजिए आप कार्बिडोलाल, न्यूअर ड्रग। अगर हम बीटा ब्लॉकर ड्रग देंगे बेटा, अगर हम बीटा ब्लॉकर ड्रग देंगे तो बीटा ब्लॉकर की जो प्रॉपर्टी है वो तो रुकी जाएगी, लेकिन अगर इसमें ये बीटा 1 के साथ साथ अगर ये बीटा 2 को भी रोकता है, तो बीटा 1 को रोकता है तो चलो बीटा 1 के थ्रू चलो, यहाँ पे हमने मान लिया कि ऐसे नोड के थ्रू ये मतलब वहां से हार्ट रेट को कम कर देगा, दैट्स गुड। लेकिन बीटा 2 जो रिसेप्टर्स है, सॉरी यहाँ पे बीटा 2 लिखिए, ये बीटा 2 रिसेप्टर है, तो यहाँ पे वेसोडाइलेशन वाली भी प्रॉपर्टी इसके पास होती है। तो अगर हम एड्रेनालिन देंगे तो बीटा 2 क्या करेगा, बीटा 2 एड्रेनालिन अगर लेगा तो क्या करेगा, वेसोडाइलेशन करेगा, जैसे वेसोडाइलेशन करेगा। अगर हम जैसे मान लीजिए ब्रोंकाई के केस में दे देंगे तो क्या करेगा, वो ब्रोंकोडाइलेशन करेगा। यहाँ पे अगर हम बीटा ब्लॉकर देंगे तो क्या होगा, बीटा ब्लॉकर देने से इसको भी ये रोकेगा और इसको भी रोकेगा। तो बीटा 2 वाला जो एक्शन था, बीटा 2 वाला एक्शन क्या था, अगर बीटा ब्लॉकर नहीं होता तो वेसोडाइलेशन करता, लेकिन अगर बीटा 2 को हमने रोक दिया तो वेसोडाइलेशन रुक जाएगा, तो वेसोडाइलेशन के बाद क्या हो जाएगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये जो न्यूअर ड्रग्स है इसमें ये प्रॉपर्टी तो होती है कि बीटा ब्लॉकर की प्रॉपर्टी होती है, मतलब जैसे और सारे ड्रग में मैंने पढ़ाते आया कि बीटा 1 नॉन सेलेक्टिव रूप में बीटा 1 को भी रुकेगा और बीटा 2 को भी रुकेगा। लेकिन अब देखिए बीटा 1 और बीटा 2 के साथ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इसमें पाया जाता है, ये अल्फा को रोकता है, और अल्फा की जो प्रॉपर्टी होती है ये करता है वेसोकंस्ट्रिक्शन। ये क्या करता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन। मतलब ये जो ड्रग्स है, न्यूअर जो ड्रग्स है, लेवेटोलाल और कार्बिडोलाल, ये जो ड्रग्स है ये बीटा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर तो ही है, इस साथ में बीटा ब्लॉकर के साथ साथ अल्फा ब्लॉकर भी है। तो अल्फा ब्लॉकर की बात बाद में करेंगे, पहले अल्फा देख लेते हैं करता क्या है। अल्फा अगर एड्रेनालिन से नॉर्मल सेल में कैसे अल्फा मतलब जो काम करता है, तो नॉर्मल सेल में क्या करता है, जैसे एड्रेनालिन अल्फा सेल से बाइंड करता है तो ये वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है, क्या करता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है। अगर इसको हम ब्लॉक कर दें बीटा के साथ, अगर नॉर्मली में क्या करता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है। अगर एब नॉर्मली इसको ब्लॉक करेंगे तो वेसोकंस्ट्रिक्शन वाला इफेक्ट नहीं होगा, तो क्या होगा इसके जगह पे, वेसोडाइलेशन होगा।
क्या होगा, वेसो डायलेशन मिलेगा। मतलब जो न्यूअर ड्रग्स है वो बीटा ब्लॉकर के साथ साथ अल्फा ब्लॉकर प्रॉपर्टी रखते हैं, और अल्फा ब्लॉकर की जो नॉर्मल फिनोमेना है, जो नॉर्मल फार्माकोलॉजी है, वो वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है। तो अगर बीटा ब्लॉकर के साथ साथ अल्फा ब्लॉकर भी कर देंगे तो जो अल्फा की जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है वेसो कंस्ट्रिक्शन करने की, वो रुक जाएगी। तो वेसो कंस्ट्रिक्शन करने की प्रॉपर्टी रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा, वेसो डायलेशन हो जाएगा। उसका अपोज होगा ना, उल्टा जो हो, एंटागोनिज्म क्या करता है, जो उसका इफेक्ट होता है उसका उल्टा कर देता है। तो अल्फा क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है। और जैसे हम उसको रोकेंगे तो क्या करेगा, वेसो डायलेशन क्या कर देगा, वेसो डायलेशन। एग्जांपल में है लेबेटोलाल और कार्बिडोलाल, ये आपका न्यूअर ड्रग्स है, ये न्यूअर ड्रग की प्रॉपर्टी। अब इसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि सबसे पहले जो बीटा ब्लॉकर आप पढ़ रहे थे, तो बीटा ब्लॉकर में सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि ये बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर के थ्रू बीटा 1 बीटा 2 सेलेक्टिवली और नॉन सेलेक्टिवली काम करता है। इसमें रेनिन की एक्टिविटी को काम करता है, जैसे प्रोपेनोलाल वो रेनिन को कम करता है, और एक और इसका प्रॉपर्टी है कि नॉरेड्रेनालिन के रिलीज को कम करता है टर्मिनल से, तो धीरे धीरे उससे बीपी डाउन हो जाएगा। लेकिन जो पिंडोलाल है वो रेनिन पे काम नहीं करता है, ये एक्सेप्शनल है। दूसरा है कि इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है। इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक में वो पार्शियल एगोनिस्ट होता है, 10 to 20% ही बाइंड करता है, तो 80% एक्टिविटी अभी भी रहती है, बाइंड करने के बाद भी एक्टिविटी रहती है, इसलिए इसको हम लोग पार्शियल एगोनिस्ट बोलते हैं। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी में ये है कि मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है प्रॉपर्टी, मतलब ये सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, और सोडियम चैनल ब्लॉकर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो लोकल एनेस्थेटिक तरह से काम करता है। और लोकल एनेस्थेटिक में यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर किसी को ग्लूकोमा है तो उसको तो हम चलिए टिमोलाल दे देंगे, वो बीटा ब्लॉकर है, टिमोलाल जो आई में यूज होने वाला बीटा ब्लॉकर यूज इन द आकुलर में यूज होना है, तो ग्लूकोमा में यूज होना है तो उसको, या आप बोल सकते हैं आकुलर हाइपरटेंशन में यूज होना है तो उसको देंगे। लेकिन कार्नियल रिफ्लेक्सेस के केसेस में ये क्या करेगा, सोडियम चैनल ब्लॉकर बहुत लॉन्ग टर्म पे इसको ब्लॉक कर देगा, तो इससे इफेक्ट आ सकता है। दूसरा मतलब नहीं देना है, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, मॉस्किटो या कोई भी ग्रीटी पार्टिकल आंख में पड़ जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो उसका भी एग्जांपल मैं आपको लिखा दिया था, प्रोपेनोलाल, मेटोकोलाल, लेबेटोलाल और एसिटोब्यूटाल। और वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल में, वाटर सॉल्युबल जो ड्रग है वो सीधे बाहर निकल जाएगा, लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो आएगा और लिवर में एक्टिव होगा, मतलब इनएक्टिवेशन करने के लिए, फिर वो हाइड्रोफिलिक में बनेगा, अब तो वो बाहर निकलेगा, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जो रीनल फेल्योर है, तो रीनल फेल्योर में क्या होगा, लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग है वो धीरे धीरे वाटर सॉल्युबल में बनेगा और धीरे धीरे निकल जाएगा। लेकिन जो पहले से वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो तुरंत निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर वो रीनल फेल्योर है तो उसको आराम से निकलने नहीं देगा। तो आराम से नहीं निकलेगा तो ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा, लगातार एक्टिव रहेगा और ड्रग एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो वहां पे कार्डियक फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी चेंज हो सकती है। तो रीनल फेलियर में हम वाटर सॉल्युबल वाला जो ड्रग है उसको हम लोग नहीं देंगे, जैसे एटिनोलाल, नेंडोलाल और सोटालाल, ये हम नहीं देंगे। जिसमें नेंडोलाल जो ड्रग है वो सबसे लॉन्ग एक्टिंग होगा, और जो आपका स्मोलाल होगा वो सबसे शॉर्ट एक्टिंग होगा। अब इसके बाद से न्यूअर बीटा ब्लॉकर्स है, तो न्यूअर बीटा ब्लॉकर्स में क्या है, न्यूअर बीटा ब्लॉकर्स में वो ड्रग्स है जो बीटा के साथ साथ अल्फा की भी प्रॉपर्टी रखते हैं, अल्फा ब्लॉकर की भी प्रॉपर्टी रखते हैं। अल्फा ब्लॉकर नॉर्मली जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, लेकिन जैसे उसको हम ब्लॉक कर देंगे तो वैसो कंस्ट्रिक्शन रुक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वैसो डायलेशन प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा। तो बीटा ब्लॉकर के साथ साथ मतलब वो एसए नोड और रेनिन के साथ साथ तो क्या करेगा, वैसो डायलेशन भी दे रहा है, तो बहुत बढ़िया हाइपरटेंशन में काम करेगा। और आप हाइपरटेंशन में पढ़े भी हैं, अब क्लासिफिकेशन में बताया भी गया है कि अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर मतलब ये न्यूअर ड्रग्स है। और न्यूअर ड्रग में कौन कौन से, लेबेटोलाल और कार्बिडोलाल। अब आइए, ये 5 प्रॉपर्टी हो गई। अब इसको देख लेते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है। इसका एडवर्स इफेक्ट में, इसके एडवर्स इफेक्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि ये जो ग्लूकोज का लेवल है, ग्लूकोज इनटॉलरेंस करता है, तो डायबिटीज मेलिटस में इसको हम नहीं देंगे। डायबिटीज मेलिटस में हम बीटा एंटीनर्जिक ब्लॉकर को नहीं देंगे। अस्थमा में भी इसको हम नहीं देंगे, ठीक है। अस्थमा में वही हम कंट्राइंडिकेशन नहीं बता रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट मतलब अस्थमा को प्रिसिपिटेट कर सकता है, मतलब डायबिटीज मेलिटस को भी ये बढ़ा सकता है, प्रिसिपिटेट करेगा, अस्थमा को भी ये प्रिसिपिटेट करेगा, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव वाले जो हैं ये बीटा हम सेलेक्टिव वाले दे सकते हैं। आपका क्वेश्चन सही है, आप सोच सकते हैं कि सर सेलेक्टिव वाला नहीं, सेलेक्टिव वाला दे सकते हैं। नॉन सेलेक्टिव वाला बीटा 2 और बीटा 2 ये ब्रांकियल स्मूथ मसल में पाया जाता है, इसके चलते अस्थमा को वो बढ़ा सकता है, अस्थमा को बढ़ा सकता है। एक और भी इसमें हम आपको बता दें, अगर किसी आदमी को पहले से ब्रेडिकार्डिया हो, अगर आदमी को पहले से ब्रेडिकार्डिया हो, इसका दूसरा नाम है सिक्स साइनस। अगर किसी आदमी को पहले से ये प्रॉब्लम हो सिक्स साइनस वाली, तो उसको हम नहीं देंगे। ब्रेडिकार्डिया पहले से ये अगर है और उसके बाद से ड्रग भी ब्रेडिकार्डिया करता है, तो इस केसेस में हम इस ड्रग को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि ये एडवर्स इफेक्ट में आ जाएगा। अब इसके बाद से एक और भी एडवर्स इफेक्ट इसका है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को
बढ़ा देता है और HDL कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है। मतलब ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है इसको घटा देता है। तो ये भी इसका जो रेशियो है ये इसको डिस्टर्ब कर देता है। फिर अब ये हो गया इसका एडवर्स इफेक्ट। अब इसका एक कंट्राइंडिकेशन देख लेते हैं। एक कंट्राइंडिकेशन देख लेते हैं। तो इसका कंट्राइंडिकेशन में ABCD देख लेते हैं। ABCD। अस्थमा में इसको नहीं लेना है। ए से अस्थमा, बी से ए भी ब्लॉक में नहीं देना। अगर किसी को एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉकर की पहले से शिकायत है तो उस केसेस में हम इसको नहीं देंगे। सी में इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलर में नहीं देंगे। अगर एक्यूट कंडीशन है तो नहीं देंगे। क्रॉनिक कंडीशन में मजबूरी हमारे पास कोई ड्रग नहीं है सब्स्टिट्यूट करने के लिए तो हम देंगे, ठीक है, लेकिन एक्यूट कंडीशन में हम इसको नहीं देंगे। और डी में डायबिटीज मेलिटस में हम इसको नहीं देंगे। डायबिटीज मेलिटस में हम इसको नहीं देंगे। एक और भी है कि पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर में हम इसको नहीं देंगे। पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर में क्यों नहीं देंगे? क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर्स है। तो बीटा 2 रिसेप्टर में एक तो इसका सप्लाई होता है लीवर में, दूसरा होता है ब्लड वेसल में, और जो तीसरा सप्लाई होता है मतलब जो आपको मैं बताया था ये था आपका ब्रांकियल स्मूथ मसल्स में। ब्रांकियल स्मूथ, अगर हम बीटा 2 को रोकेंगे तो ब्रांकियल स्मूथ मसल के चलते अस्थमा मिलेगा। अब ब्लड वेसल्स को अगर ये रोक देगा, ब्लड वेसल में जो वेसोडाइलेशन हो रहा था इसमें रिसेप्टर है बीटा 2, तो इसके चलते आपको पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर्स जो है प्रेसिपिटेट होगा। इसको बोलते हैं रिनाउंस फिनोमेना। रिनाउंस फिनोमेना, रिनाउंस फिनोमेना ये हो सकता है। और दूसरा लीवर में इनटॉलरेंस हो जाएगा ग्लूकोज को, तो डायबिटीज मेलिटस को ये प्रेसिपिटेट करेगा। तो इसलिए ये पूरा का पूरा ये आपका कंट्राइंडिकेशन हो गया। क्या हो गया? कंट्राइंडिकेशन हो गया। अब इसका लिख लीजिए यूज। अब इसका यूज फाइनली आपको बता दें इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले तो इसका यूज है हाइपरटेंशन में इसका यूज है, दूसरा एंजाइना में इसका यूज है, अरेथमिया में इसका यूज है, फिर क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलर में। क्योंकि देखिए मैं आपको बताया था कि ये कंट्राइंडिकेशन है, कंजेस्टिव हार्ट फेलर में कंट्राइंडिकेशन, एक्यूट वाले में, क्रॉनिक में दे सकते हैं, ठीक है। तो हाइपरटेंशन, एंजाइना, अरेथमिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलर, एंजाइटी में भी इसको दे देते हैं। एंजाइटी लिख लीजिएगा ध्यान से। एक और है डिजीज, इसको हम लोग ग्रेस डिजीज में भी दे सकते हैं। इसको हम लोग थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस में भी हम इसको दे सकते हैं। माइग्रेन में भी इसको हम दे सकते हैं। माइग्रेन में भी इसको हम दे सकते हैं। माइग्रेन में भी इसको हम दे सकते हैं। ट्रीमर में, एसेंशियल ट्रीमर जैसे कर सकते हैं, ट्रीमर में भी इसको हम कुछ हद तक दे सकते हैं। ये इसका मेन यूज है। एंजाइटी मतलब अगर पैनिक स्टेज है, पैनिक स्टेज है, लगातार परस्पायरेशन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो एंजाइटी में भी इसको हम दे सकते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलर में दे सकते हैं। ग्रेस डिजीज या थायरोटॉक्सिकोसिस में भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। ये थायराइड का रिलेटेड डिसऑर्डर है जो लॉन्ग एक्टिंग थायराइड लाइक स्टिमुलेटर्स बनने लगता है, मतलब बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है तो टीएसएच की तरह से काम करने लगता है और एक एलटीएस बन जाता है, लॉन्ग एक्टिंग थायराइड लाइक स्टिमुलेटर। टीएसएच फीडबैक के थ्रू कम हो जाता है, लेकिन लॉन्ग एक्टिंग थायराइड लाइक स्टिमुलेटर ये फीडबैक मैकेनिज्म से काम नहीं करता है और लगातार ये काम करता है और वहां पे जो सेल्स होते हैं थायराइड के, वहां पे उसको बढ़ाता जाता है, बढ़ा करके थायराइड के लेवल को बढ़ा देता है और हाइपरथायराइडिज्म कर देता है। इसलिए इसको हम लोग ग्रेस डिजीज बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है थायरोटॉक्सिकोसिस। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिस तरीके से रूमेटॉइड आर्थराइटिस या माइस्थीनिया ग्रेविस है, ठीक है। दूसरा माइग्रेन में भी इसको हम लोग नहीं दे, माइग्रेन में भी इसको हम दे सकते हैं। माइग्रेन में भी इसको देते हैं, ग्रेस डिजीज में दे सकते, सॉरी, और थायरोटॉक्सिकोसिस और ग्रेस में दे सकते हैं। और यहाँ पे एसेंशियल ट्रीमर किसी को है तो उस केसेस में भी हम इसको दे सकते हैं। तो ये हुआ पूरा बीटा ब्लॉकर के बारे में, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, मैं इस पे कल क्वेश्चन बोलूंगा या वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसको सॉल्व कर लेगा। ओके, थैंक यू।